हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बीए तृतीय वर्ष का इतिहास का तृतीय प्रश्न पत्र, भारतीय संस्कृति का इतिहास। और मैं इसमें आपको अनसॉल्व्ड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा था। ओके, और मैंने प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा दिया था। मैंने कहा था सेकंड वाला जो कि विश्व इतिहास से संबंधित है उसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये जो थर्ड है और फर्स्ट है, ये जो थर्ड पेपर और फर्स्ट पेपर है ये लगभग सेम है। मतलब इसके जो सिलेबस हैं मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में कर दिया। और जो सेकंड वाला पूरा का सिलेबस उसका अलग है एकदम, वो विश्व इतिहास से संबंधित है, तो उसको मैं इसके बाद में आपको पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट पेपर आपका मैंने वेरी शॉर्ट करा दिया है, पूरा जो भी अनशॉर्ट में आया था। तृतीय प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर आपका मैं करा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सेकेंड करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ओके, और ये 56 से हम लोग को करना है। ताजमहल के बारे में पूछा था 2 नंबर में कि आपको लिखना है ताजमहल क्या है, 50 शब्दों में लिखना है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो बस आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, एक विश्व धरोहर का मकबरा है। ओके, विश्व धरोहर है, मकबरा है। ताजमहल क्या है? एक मकबरा है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। किसने? मुगल सम्राट थे शाहजहां और उनकी एक पत्नी थी मुमताज़ महल, उन्हीं की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। यानी ये जो ताजमहल है इसमें कई देश की शैलियाँ हैं। भारतीय शैली भी है, इस्लामी शैली, फारसी, तुर्की, इन सब शैलियों का आपको मिश्रण मिलेगा। ओके, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि जो इसका निर्माण किया गया है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही कारीगर मिलके किया हो। इसकी जो डिजाइनिंग की गई है कई कारीगर कई देश से आए होंगे, तब इसकी डिजाइनिंग की गई, इसका निर्माण किया गया है। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा दिया। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। तो 32 में अगर आप 22 जोड़ेंगे तो आप जोड़ के बताइए कितना आया, यानी कि उस सन में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ होगा। 32 में शुरू हुआ 1632 ईस्वी में और 22 वर्ष में बनकर कंप्लीट हुआ। तो 32 में 22 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा आई थिंक। ओके, तो इसका आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, मतलब ये एक प्रकार से इसका पूरी संरचना जो बनाने वाला है, डायग्राम बनाने वाला है, वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसी ने पूरा इसका मसौदा तैयार किया था कि ताजमहल कैसे बनना चाहिए। तो इसका आर्किटेक्ट कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। बस इस चीज़ आपको लिख देनी है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर एक प्रश्न यहाँ पर पूछता है मुगल अभिजात वर्ग। देखिए, अभिजात का मतलब होता है ऐसा वर्ग जिसका खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा आप कह सकते हैं बहुत उच्च श्रेणी का हो, उत्तम कोटि का हो, मतलब एक अमीर व्यक्ति आप कह सकते हैं। जैसे आजकल धनी वर्ग होते हैं, ऐसे ही अभिजात वर्ग होता है, ये मुगल दरबार से संबंधित होता है। तो वही चीज़ है। देखिए, मुगलों ने अपने अभिजात वर्ग मतलब अमीर वर्ग में ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, राजपूत, दक्कनी मतलब दक्कनी मतलब दक्कनी दक्षिण भारत के लोग, मराठा आदि सभी अमीरों को सम्मिलित करके उसे एक मिश्रित स्वरूप प्रदान किया। यानी कि मुगलों के दरबार में जो अभिजात वर्ग था उसमें ज़रूरी नहीं था कि एक ही धर्म या एक ही वंश का हो, एक ही जात का हो, सभी को मौका मिलता था। ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, राजपूत, दक्कनी, मराठा, सभी प्रकार के अमीरों को शामिल किया जाता था। इन्हीं को कहा जाता है अभिजात वर्ग। ओके, इन सबको पद और पुरस्कार प्रदान करते हुए उनकी जात अथवा धर्म को नहीं अपितु राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा को ध्यान में रखा गया। जब इन सबको कोई पद दिया जाता था, कोई मनसबदार का पद दिया जाता था या कोई पुरस्कार दिया जाता था, तो उसमें ये नहीं देखा जाता था कि ये किस धर्म के हैं, किस जात के, किस वंश के हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि ये बंदा जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसको पद दिया जा रहा है, क्या ये मुगल सम्राट के प्रति वफादार है कि नहीं है। अगर है तो उसको दिया जाता था पद। औरंगजेब के शासनकाल के पहले आधे भाग में कुल अभिजात संख्या में राजपूत और मराठा की संख्या 21.6% थी। सोच लीजिए, ये जो औरंगजेब का शासनकाल था तो उसके पहले के आधे भाग में
पहले आधे भाग में, यानी कि मान लीजिए 50 वर्ष उसने शासन किया, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा 50 वर्ष ही किया, मान लीजिए 50 वर्ष उसने शासन किया, तो 25 वर्ष जो शासनकाल था उसमें राजपूत और मराठों की संख्या लगभग 21.6% थी, जो आगे बढ़कर 31.6 हो गई। सोचिए, अभिजात वर्ग का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा बहुत ही उत्तम कोट का यानी उच्च कोट का होता था। तो अभिजात वर्ग आ जाएगा, तो 2 नंबर में बस आपको इतना ही लिख देना, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ है प्रार्थना समाज, ये भी पूछा है 2 नंबर में। सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये सब अनसॉल्व में आ चुके हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया हमारे दूसरे चैनल पे क्लासेस आने वाली है, मतलब जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वही कराऊंगा, और मैंने कुछ क्वेश्चन करा भी दिए हैं। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है, यानी एक संगठन है, समुदाय है आप कह सकते हैं। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। यानी कि जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना में 3 लोग थे। सबसे पहला नाम आता है आत्माराम पांडुरंग का, फिर महादेव गोविंद रानाडे, और तीसरे व्यक्ति हैं आरजी भंडारकर। तो इन तीनों ने मिलकर 31 मार्च 1867 ईस्वी को 31 मार्च 1867 ईस्वी को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बम्बई में। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद को प्राश्रय देना। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक ही है। एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर एक ही है, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य यही था सभी को समझाना कि भाई ईश्वर एक है, तमाम प्रकार के ईश्वर की पूजा आप ना करें। धर्म की कुरीतियाँ, रूढ़िवादियाँ और पुरोहितों के आधिपत्य से मुक्त कराना। यानी जो हमारा धर्म है इसमें तमाम तरह के आप देखेंगे साधु बाबा, तमाम तरह के पंडित पुजारी बहुत होते हैं, तो इनको कहा गया है पुरोहित। ये पंडित पुजारी साधु संत जो हैं इनको कहा गया है पुरोहित। तो धर्म को इनसे मुक्त कराना, क्योंकि ये बाह्य आडंबर को बढ़ावा देते हैं, आपने देखा होगा। और धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं, जो प्राचीन परंपराएं, गलत परंपराएं होती हैं, उन सबको धर्म से हटा देना, निकाल फेंकना, ये इसका उद्देश्य था। इस संस्था ने समाज सुधार को भी अपना लक्ष्य बनाया। तो प्रार्थना समाज इतना लिख देना आपको। अब है यहाँ चौथा क्वेश्चन आज का, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसको मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊँगा कि रैयतवाड़ी क्या है, महालवाड़ी क्या है, स्थायी बंदोबस्त क्या है, ये मैं पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहाँ 2 नंबर में आपको क्या लिखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी या प्रेजिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई, लेकिन यह असफल रहा। मतलब सर्वप्रथम रीड महोदय, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के किस जिले में, 12 महल जिले में इस व्यवस्था को लागू की थी। ये टैक्स वसूल करने की एक विधि है। क्या है? टैक्स मतलब कर, राजस्व वसूल करने की एक विधि है, तरीका है आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 12 महल जिले में लागू किया मद्रास के, लेकिन ये असफल रहा। फिर सन 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और यह सफल हो गया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई। अब होता क्या था यहाँ देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई, मतलब 100% भूमि मान लीजिए थी उस समय, तो 51% जो भूमि थी वहाँ से रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूल किया जाता था। इसमें रैयत यानी किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। मतलब रैयत का मतलब क्या होता है, जनता या किसान, यानी कि सीधे अब किसान राजस्व किसको देंगे, कंपनी को देंगे सीधे। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा कि कोई जमींदार है, कोई ठेकेदार है, कोई सूबेदार, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। सीधे जनता अपना टैक्स, अपना रेवेन्यू जो भी है वो किसको देगी, कंपनी को देगी। तो इससे क्या होगा कि जो बिचौलिए खा लेते थे बीच में, बिचौलिया अगर कहीं लग गया ना तो आधा पैसा तो आपका वैसे ही खा लेगा। तो ये वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो जनता को थोड़ी बहुत राहत मिली।
आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है श्रीमती एनी बेसेंट, इनके बारे में आपको लिखना है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा होगा तो आप ज़रूर लिख देंगे 50 शब्दों में इनके बारे में। देखिए कहीं कहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिखा देता हूँ, ताकि जब जानकारी अच्छी रहती है तो मैं थोड़ा ज़्यादा लिखा देता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए। लिखना तो आपको एग्ज़ाम में 50 शब्द में ही, लेकिन मैं ज़्यादा लिखा देता हूँ ताकि आपको कम से कम जानकारी हो जाए। एनी बेसेंट भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान देने वाली स्वतंत्रता सेनानी थी, प्रख्यात समाज सुधारक थी, भारत प्रेमी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो अब ये क्वेश्चन आपसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अब देखिए जन्म वाला जो मामला है, डेट वाला खासकर, इसको आप हटा भी सकते हैं। हो सकता है कि आपको डेट ना याद हो तो ना लिखिए। ऐसा नहीं कि अगर डेट लिखेंगे तभी 2 नंबर मिलेगा, डेट आप ना लिखें फिर भी मिलेगा। ओके, बाकी सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। तो एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। बाल्यावस्था में ही उनके पिताजी का निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने भले ही विदेशी महिला थी, लेकिन इन्होंने भारत को एक सभ्यता के रूप में स्वीकार किया और यहाँ राष्ट्रवाद को गले से लगाया। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसी का शब्द है, थियोसॉफी के विचारों से बेहद प्रभावित हुई और 21 मई 1889 को थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ गई। शीघ्र ही उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनका भारत आगमन 1893 में हुआ, यानी वो भारत कब आई? 1893 में। वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। तो बस इतना आपको लिखना है। कम से कम इसको देखिए, ये जो वेरी शॉर्ट प्रश्न है, कम से कम 3 से 4 बार एक प्रश्न को पढ़े, तभी आपको ये तैयार होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।